दोस्तों मैं सतबीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स देख रहा था तो अचानक मुझे कि दिल्ली की खबर दिखाई दी और वो खबर थी डीटीसी की। हालांकि ये खबर छोटी सी है लेकिन अगर इसी खबर को ध्यान से इसके प्रभाव को देखा जाए तो ये बहुत बड़ा प्रभाव है। और खबर ये थी दोस्तों कि डीटीसी में अभी 2-3 दिन पहले एक बस के ड्राइवर को पब्लिक ने पीट-पीट के मार दिया। और जो पीट-पीट के मार दिया तो उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई पुलिस केस नहीं हुआ, कोई और कुछ नहीं हुआ और न सरकार ने किसी तरह की मदद की घोषणा की और न ही उस मामले में उसको कोई पेंशन का या फंड का या और कोई सहयोग सरकार ने दिया। तो उस बारे में जब एक पत्रकार दोस्तों किसी यूनियन के डीटीसी के किसी ड्राइवर से बात करने लग रहा था तो वो उसका साथी था। तो उसने बड़े मायूस होके कहा कि जी क्या करें? अब डीटीसी की नौकरी है, अब डिपार्टमेंट तो भले ही सरकारी हो लेकिन ये जो ड्राइवर कंडक्टर है ये ठेके के ऊपर और इनकी सैलरी ₹20,000 और ₹20,000 भी तब मिलेंगे जब वो महीने के अंदर 26 दिन नौकरी करेंगे। अगर 26 दिन के बाद कम नौकरी की, 25 दिन की, 24 दिन की तो उसके पैसे कटेंगे। और उसमें किसी तरह का और कोई वो नहीं है कि सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है और अगर इस तरह की कोई घटना घट जाती है और अगर कोई ड्राइवर या कंडक्टर मारा जाता है तो आपस में ड्राइवर कंडक्टर तो आर्थिक सहयोग कर देते हैं, अपनी 1-1 दिन की सैलरी दे देते हैं, जबकि सरकार की तरफ से 10 पैसे भी नहीं दिए जाते। तो दोस्तों ये हालत हो रही है और ये सिर्फ़ डीटीसी में ही नहीं बल्कि डीटीसी की मैं थोड़ा अब आपको बताऊँ कि डीटीसी में पहले फुल फ्लैश ग्रेड मिला करता, क्योंकि मैंने भी अपने टाइम पे जब डीटीसी में प्रयास किया था नौकरी करने का तो उस टाइम फुल फ्लैश ग्रेड भी हुआ करता, पेंशन भी हुआ करती, फंड भी हुआ करते, सब कुछ हुआ करता। और आज जो मेरे टाइम के लोग या मेरे टाइम के बाद के जिन्होंने नौकरी की थी डीटीसी में रिटायर हुए, उनकी पेंशन भी है, ये है। लेकिन अब पिछले 10-15 साल से जो हालत हो रही है वो ये है कि सिर्फ डीटीसी में ही ठेके के ऊपर नहीं है, हर डिपार्टमेंट में ठेके के ऊपर आने लगे एम्प्लॉय। अब एक बीजेपी सरकार ने एक कौशल रोजगार निगम बना रखा है, वैसे पूरा नाम तो उसका प्रधानमंत्री कौशल रोजगार निगम है, लेकिन वो हर स्टेट में अलग-अलग है। जैसे हरियाणा है, तो हरियाणा के अंदर एचकेआरएन है, यानी हरियाणा कौशल रोजगार निगम। दिल्ली में है, तो वो दिल्ली कौशल रोजगार निगम, इस तरह हर स्टेट में अलग-अलग उसके नाम से है। और उसमें क्या है कि लगभग 20-22 हज़ार रुपए की वो देके ना, हालाँकि जब वो ऐड निकालते हैं तो उसमें 28-30 हज़ार रुपए का वो करते हैं कि 28-30 हज़ार रुपए देंगे, सरकार जो दावा करती है, लेकिन उसमें 18% तो जीएसटी ही कट जाती है। अब ये देखिए सरकारी नौकरी में और जीएसटी कभी हुई थी क्या? लेकिन अब उसपे जीएसटी भी कटती है। अब कुल मिला के कटा के उसके हाथ में जो पैसे आते हैं वो 20-22 हज़ार रुपए आते हैं एम्प्लॉयी के हाथ में, यानी कोई नौकरी करता है उसके हाथ में। और वो प्राइवेट नौकरी होती है, सरकारी नौकरी नहीं होती। हाँ, ये बात अलग है कि उसको हर साल सरकार रिन्यू करती है। लेकिन अगर अगली सरकार या किसी और ने उसको रिन्यू किसी साल भूल गई तो वो प्राइवेट रिन्यू नहीं होगी तो नौकरी खत्म हो जाएगी, ये है उसकी ख़ासियत। इसमें दोस्तों ये है कि सरकार ने पैसे बचाने का ये हर डिपार्टमेंट में कर लिया है कि जो पहले सैलरी मिला करती ग्रेड मिला करते उसको ख़त्म करके और हर उसमें ठेका सिस्टम शुरू कर दिया और ठेका सिस्टम के अलावा ये जो कौशल रोज़गार निगम है ये शुरू कर दिया। इससे क्या होगा कि किसी भी डिपार्टमेंट में पहली बात तो जितनी वैकेंसी है वो उन वैकेंसियों की उतनी ज़्यादा कौशल रोज़गार निगम के तहत भी भर्ती नहीं की जा रही और भर्ती की भी जा रही है तो 20-22 हज़ार रुपए में कोई भी जो युवा है वो उस काम को नहीं करता, चाहे वो किसी में भी देख लीजिए। चाहे वो शिक्षा विभाग में टीचर लगाए जाते हैं। अगर टीचर लगाए जाते हैं तो टीचर के लिए भी अगर उनको थोड़ा-सा भी ज़्यादा काम दे दिया जाए तो वो एकदम से मना कर देते हैं और ये कहते हैं कि 20,000 रुपए में हमारी जान लोगे क्या? हमारे से इतने बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता, ये एक्स्ट्रा काम नहीं किया जाता या फिर और कोई डाक वगैरह वो बनवाने का काम वो बिल्कुल मना कर देते हैं। तो इससे सिर्फ़ पढ़ाई पे ही असर नहीं पड़ रहा है और कामों पर भी असर पड़ रहा है। और सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि डीटीसी में है या शिक्षा विभाग में है, चाहे रोडवेज़ का हो, बिजली विभाग का हो, दूसरे फूड एंड सप्लाई का, कोई भी डिपार्टमेंट हो उसमें कौशल रोज़गार निगम के तहत आजकल के जो बच्चों की है ना वो भर्ती की जा रही है उसमें। और उस भर्ती का असर यही है कि उस डिपार्टमेंट के काम टाइम पे होते ही नहीं और जिस विभाग में रिक्तियाँ ज़्यादा है वहाँ पर एक-एक एम्प्लॉयी से 4-4 एम्प्लॉयी का काम लिया जा रहा है, तो वो अपनी शीट का ही काम पूरा नहीं कर पाता, तो 4-4 आदमी होगा, कैसे काम होगा, ये आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। और दूसरे डिपार्टमेंट छोड़िए, मेन बात तो ये फ़ौज या पुलिस है। पुलिस में देखिए या इतने क्राइम किस लिए बढ़ रहे हैं? इसलिए बढ़ रहे हैं कि पहली बात तो जितनी फ़ौ पुलिस की ज़रूरत है, उतने हैं ही नहीं।
और दूसरा फिर ये है कि जो थोड़ी बहुत रिक्तियाँ पहले तो ये जो रिटायर मतलब सेवानिवृत्त फौजी हुआ करते उनको लगाया जाया करता पीएसओ के नाम से, वो भी 20,000 रुपए में 18 या 20,000 रुपए की उनकी नौकरी हुआ करती, 8 घंटे की नौकरी हुआ करती। अगर उसमें किसी उसको पीएसओ यानी वो जो पुलिस में भर्ती हो जाते हैं, उनको अगर किसी काम से भेजा जाता है, तो कई बार ऐसा सुनने को मिला कि अगर उनके ड्यूटी का टाइम पूरा होगा, तो वो रास्ते से ही वापस आ जाया करते वहाँ जो उसकी ड्यूटी लगाया जाती वहाँ तक पहुँचा ही नहीं करते और आगे के रिएक्ट करता जी मेरा ड्यूटी का टाइम पूरा हो गया। अब पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भी जब ऐसा होगा कि मान लीजिए किसी अपराधी को पकड़ने के लिए जा रहे हैं तो वो मना कर देंगे जब ड्यूटी टाइम होगा जी हमारा तो ड्यूटी टाइम हो गया है, अब हम इस अपराधी को नहीं पकड़ते भले ही चाहे वो आगे जाके कितना ही बड़ा अपराध क्यों ना कर दे। अब पीएसओ के अलावा जब और ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो फिर ये होमगार्ड वाले ये भर्ती कर दिए 25-25 हज़ार रुपए में और ये कह दिया कि एक ही चौकी के अंदर सिर्फ़ एक ही नियमित पुलिस वाला वो एएसआई मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक हवलदार और बाकी 4 होमगार्ड वाले मिलेंगे। अब देखिए 20-25 हज़ार रुपए की तनख्वाह वाले हवलदार क्या किसी खतरनाक क्रिमिनल का पीछा करेंगे? क्या किसी आपराधिक इन्वेस्टिगेशन करेंगे? क्या पुलिस का जो रेगुलर काम है वो करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इसका जो खामियाज़ा किसको भुगतना पड़ रहा है? इसका खामियाज़ा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है और यही कारण है कि आज हरियाणा है वो जंगल राज के मामले में बिहार से भी कई गुना आगे निकल चुका है, सैकड़ों कदम आगे निकल चुका है और जो अफ्रीकी देश हैं जिनमें कोई सरकार नहीं, कोई और कुछ नहीं, उनके समान हो रहा है कि जिसमें कोई किसी का कत्ल कर दो, किसी का छीना-झपटी कर लो, लूट-पाट कर लो, किसी के घर में चोरी कर लो, आदमी को मार दो, कुछ कर दो, उससे कोई न तो पकड़े जा रहे हैं, न उनके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई हो पा रही है। क्यों? क्योंकि पुलिस के पास फ़ोर्स ही नहीं है, कहाँ से पकड़ें? यही कारण है कि आज पब्लिक है उसका जीना मुश्किल हो चुका है। अब इसको भी छोड़िए अगर पुलिस को भी छोड़ दें हम तो जो हमारी देश की रक्षा करती है वो फ़ौज है। फ़ौज में भी सरकार ने एक बड़ा शानदार नाम रखा है दोस्तों पब्लिक को मूर्ख बनाने का अग्निपथ। और वो युवाओं को चैलेंज करने के लिए भई ये तो अग्निपथ है जो दिलेर है वही इस रास्ते पे अग्नि के रास्ते पे चल सकते हैं और उनका नाम रख दिया अग्निवीर। अब अग्निवीर का क्या है दोस्तों कि इसमें भी तो 20-22 हज़ार रुपए ही मिलते हैं और वो भी सिर्फ़ 4 साल के लिए। उसके बाद जितनी वैकेंसी निकलती है उतने ही भरे जाते हैं और उसमें से हर चौथे साल 2 तिहाई उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है और 1 तिहाई ही रखे जाते हैं और वो भी 12 साल के लिए ताकि पेंशन ना देनी पड़े। अब इसका तात्पर्य ये है कि हर साल 2 तिहाई फ़ौज कम होने लग रही है और जो 14-15 लाख की जो हमारी मिलिट्री हुआ करती है अब धीरे-धीरे घट के ना वो ये देखना कि लाख 2 लाख ही रह जाएगी और अगर ऐसी स्थिति आई तो ये आप कल्पना कर लीजिए कि बांग्लादेश जैसे भी जो देश हैं अगर उन्होंने भी आक्रमण कर दिया तो फ़ौज तो होगी ही नहीं, हमारे रक्षा कहाँ से होगी? और हमारे जो हिंदू हृदय सम्राट जी हैं 56 इंची सीने वाले उन्होंने तो पहले ही कह दिया भाई अगर जब भी ज़रूरत होगी मैं तो फ़कीर आदमी हूँ, कंधे पे झोला रखा है और चल पड़ा। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मिलिट्री खत्म होगी, मिलिट्री के पास से फ़ौजी नहीं रहे और किसी छोटे से पिद्दी से देश ने भी हमला कर दिया, तो यूक्रेन वाला हाल हो जाएगा और जैसे यूक्रेन वाला हाल होगा, हमारे हिंदू हृदय सम्राट जी कंधे पे अपना फ़कीर है वो झोला रखेंगे और चलते बनेंगे। उसके बाद चाहे देश लूटो, देश पिटो, पब्लिक मरो, कुछ करो, क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि फ़ौज तो है ही नहीं हमारे पास। तो रक्षा कौन करेगा? उसको तो हर साल 1/3 कम कर दिया जा रहा है और जो अग्निवीर के नाम से जो युवाओं को बरगलाया जा रहा है, उसमें भी 20-25 हज़ार रुपए की तनख्वाह दी जा रही है। तो उस 20-25 हज़ार रुपए में क्या होगा और वो भी सिर्फ़ 4 साल के लिए। तो दोस्तों मैंने कहा था कि इस छोटी-सी न्यूज़ का यानी डीटीसी वाली जो न्यूज़ है, इसका इतना ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ेगा कि इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते और प्रभाव ये पड़ेगा कि धीरे-धीरे पूरा का पूरा देश खोखला होने लग रहा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ़ हैंड टू माउथ ही रख रहे हैं, 20,000 रुपए की नौकरी भी आज पब्लिक के लिए इतनी बड़ी दिखाई दे रही है कि वो 20,000 रुपए की नौकरी जैसे 20 लाख रुपए की नौकरी मिल गई, उसके लिए भी मारा-मारी होने लग रही है। ये हाल हो चुका है देश का। और जो पढ़े-लिखे बच्चे हैं, अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। एक स्कूल में अब किस स्कूल में मैं नाम नहीं लेता, एक एक बार लड़की एक साइकिल खड़ी करने आई, तो मैंने उससे पूछा बेटा कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि मैं उस पीएन हूँ जी उस स्कूल के अंदर। तो वो पढ़ी-लिखी लड़की लग रही थी, तो मैंने पूछा बेटा कितने पढ़े हुए हो? मैंने सोचा 10वीं 12वीं होगी। बोली अंकल मैं पीएचडी हूँ। मेरे को बड़ा झटका लगा कि पीएचडी लड़की और पीएन के रूप में नौकरी करने लग रही है और वो भी खुशी-खुशी। तो मैंने कहा कि बेटा पीएचडी हो के
चपरासी की नौकरी क्यों करें? बोले क्या करूँ अंकल? ये चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलेगी तो खाना कहाँ से खाएँगे? तो ये हालत इस देश की हो चुकी है दोस्तों, और लोगों को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि देश खोखला होने लग रहा है, और इसका सबसे बड़ा प्रभाव क्या होगा कि लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। जब परचेजिंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी तो जो फैक्ट्रियाँ हैं, अब पहले लोगों के पास इतनी ज़्यादा कार वगैरह, ये अब शिक्षा विभाग की अगर हम लेते हैं तो लगभग हर टीचर के पास कार हुआ करती है जो पुराने हैं। क्यों? क्योंकि उतनी सैलरी इतनी ज़्यादा हुआ करती वो कम से कम किस्त भर लें। और अब कार छोड़िए, साइकिल के पैसे भी नहीं बचेंगे, और सिर्फ शिक्षा विभाग में नहीं, किसी भी विभाग में जाके देख लीजिए। पहले जो अच्छी भली सैलरी हुआ करती, बुढ़ापे की सुरक्षा के लिए पेंशन हुआ करती, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा तो लोग परचेज ही नहीं कर पाएँगे। तो वो जो फैक्ट्रियाँ हैं, कार बनाने वाली हैं, मोटरसाइकिल बनाने वाली हैं, वो उनमें कहाँ से जब खरीदारी नहीं होगी, खरीद ही नहीं पाएँगे, तो बनाएँगे कहाँ से? और बनाएँगे नहीं, तो फिर वो अपने आप बंद हो जाएँगी, तो जो रोज़गार है आज के दिन वो भी खत्म हो जाएगा। और ये एक न एक दिन हर फैक्ट्री की हालत होना, हर कारखाने की, हर ऑफ़िस की यही स्थिति होनी है दोस्तों। तो ये जो 20-20 हज़ार रुपए की नौकरी दी जा रही है, वो भी एहसान करके दी जा रही है। आज कोई भी युवा या कोई भी व्यक्ति उस चीज़ का विरोध ही नहीं कर पा रहा है। इतने मजबूर हो चुके हैं कि ये सोचते हैं कि अगर ये 20,000 रुपए की भी अगर नौकरी नहीं मिली तो करेंगे क्या? भूखे मर जाएँगे। और जो युवा जिनकी थोड़ी-सी भी महत्वाकांक्षा है, वो अपराध की तरफ बढ़ने लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार नौकरी दे नहीं रही, 20,000 रुपए में काम चलता नहीं। तो यही कारण है अपराध बढ़ने का, समाज के खत्म होने का, विभागों के खत्म होने का। तो इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? दोस्तों, ये आपने सोचना है। सिर्फ़ अंधभक्ति से देश नहीं चला करता, ये देश किसका है? ये देश हमारा है, ये देश आपका है। और अगर इसी तरह खोखला होता जाएगा तो क्या फ़ायदा है ऐसी सरकारों का, भक्ति करना ऐसी सरकारों के, गीत गाना ऐसी सरकारों के, और आँख मीच के ये कहना है कि बस यही सरकार है, जो कुछ भी यही है। तो दोस्तों, देश खाली होने लग रहा है, सोचना तो पड़ेगा ही पड़ेगा कि सरकार को मजबूर करना पड़ेगा कि वो अपनी नीतियों को बदलें और फुल फ्लैश सैलरी के साथ नौकरी दें और रोज़गार पैदा करें। आज सिर्फ सरकार का सिर्फ कुछ ही पूंजीपतियों को तो बढ़ावा देने लग रही है, और जबकि एक छोटे से आदमी का भी लोन हो जाता है, किसान का भी लोन होता है तो उसको नहीं चुका जाता तो जेल में डाल देती है। आज ये शहरों के अंदर छोड़िए, गांव के अंदर भी ये हालत हो चुकी है कि जो किसान हैं वो अपनी जमीन बेचने लग रहे हैं, और जमीन बेच के भी वो अपना घर बनाने लग रहे हैं, और अपना वो गाड़ियां वगैरह वो खरीदना, यानी वो उनके हाथ से जमीन भी जाने लग रही है। आने वाले अगर 10 साल में अगर यही सरकार रही या यही सरकार की नीतियां रही, तो आने वाले वक़्त में दोस्तों किसान नाम की चीज़ भी नहीं बचेगी हिंदुस्तान के अंदर। तो इस तब क्या होगा ये आप कल्पना कर सकते हैं दोस्तों, कैसी स्थिति होगी, कैसा ये देश होगा? ये मैं आपसे पूछता हूँ, आपसे सवाल कर रहा हूँ कि क्या हालत होगी? इसके लिए कौन सोचेगा? क्या आपको नहीं सोचना? अगर सोचना है तो विरोध करिए ऐसी नीतियों का, और अगर नहीं सोचना तो ठीक है दोस्तों, भविष्य आपका, बच्चों की बर्बादी आपकी। बस आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए दोस्तों, वीडियो को हाइप करिए। और अगर आपको लगता है कि मैं गलत कह रहा हूँ और ये सरकार की बहुत अच्छी पॉलिसी है, तो आज 20,000 की नौकरी भी इतनी अच्छी लगने लग रही है, कल को वही नौकरी घट के 10,000 रुपए की हो जाएगी, फिर 5,000 रुपए की हो जाएगी, फिर वो भी नहीं रहेगी। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या रहता है। तो आज के लिए इतना ही। आपने मेरा ये वीडियो देखे इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। चलते-चलते निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। और इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके साथ ही धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।